तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में। और आज मैं आपको बहुत ही विज्ञान विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताऊंगा। मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मैंने आपको पुरुष जनन तंत्र के विषय में बताया, मैंने आपको मादा जनन एवं मादा या स्त्री जनन तंत्र के विषय में बताया, सचित्र वर्णन करके मैंने आपको समझाया और वह सारी जानकारी दी जो उससे संबंधित थी। देखिए, और इसी के क्रम में मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्त्री में यौवनारंभ तथा मासिक धर्म कैसे प्रारंभ होता है इसके बारे में बताऊंगा आपको। अंडोत्सर्ग किस प्रकार से होता है और कब होता है ये बताऊंगा मैं आपको। निषेचन कब होता है, किस प्रकार होता है, ये भी मैं आपको आज जानकारी दूंगा। बाह्य एवं आंतरिक निषेचन किस प्रकार से प्रारंभ होता है और कैसे होता है ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। पोषण एवं भ्रूण परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ये सारी जानकारी जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इन सभी पॉइंटों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को लाइक एवं शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि यह जो ज्ञान है उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंच जाए जिनकी इनको बहुत अत्यधिक आवश्यकता। देखिए, यह क्लास कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है तथा इससे पहले जो भी मैंने क्लास बनाई थी वो मैंने आपको समझाया भी था और चित्र के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाई थी। देखिए, कक्षा 12 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो जीव विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में आपके सामने जो लेकर के आता हूं, वह सभी आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करते चले, सचित्र वर्णन करता हूं, आप चित्र के माध्यम से उसको समझते चले। मैंने इससे पहले स्त्री जनन तथा पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन किया था और उसके बारे में आपको समझाया था। उसी से संबंधित आज मैं फिर आपके सामने ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आया हूं जिसे जानना बहुत अत्यंत आवश्यक है। यह जो क्रम है, एक के बाद एक वीडियो का आने का और उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने का, यह प्रत्येक पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है और ये प्रत्येक अध्याय में जितने पॉइंट दिए होते हैं वो सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। प्रत्येक दिन एक नई वीडियो को आपको उपलब्ध कराता हूं ताकि वह सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करते चले, समझते चले। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को देखें और उन सही पिछली वाली वीडियो को भी देखें तथा कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको पुनः समझाऊंगा तथा यदि देखिए, मैं आपको पहली बात यहीं पर पूरी जानकारी प्रदान करने की कोशिश करता हूं, आपको यही समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हाँ, एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि मुझे यह पता चल जाए कि आपने वीडियो देखी है और आपकी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई है। देखिए, तो शुरू करता हूं आज की क्लास। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जो मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तथा उन सभी का स्वागत करता हूं और लेकर चलता हूं अपने मुख्य बिंदु पर जो है विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 10 कक्षा 12। ये कक्षा 10 का चैप्टर है, उसमें से ये मेन पॉइंट है तथा ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है तथा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। लेकर के चलता हूं आपको अपने जो मुख्य पॉइंट है उनकी तरफ। स्त्री में यौवनारंभ तथा मासिक धर्म क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको। अंडोत्सर्ग, निषेचन, बाह्य तथा आंतरिक निषेचन, पोषण एवं भ्रूण, ये सारे पॉइंटों को आप अपने कॉपी पर उतार लें और प्रत्येक पॉइंट को मैं अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। प्रत्येक को समझाऊंगा किस प्रकार से कौन सा कार्य होता है तथा किस प्रकार से उसे पूर्ण किया जा सकता है। देखिए, आप लगातार जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लेकर चलता हूं अपना जो पहला पॉइंट है हमारा, स्त्री में यौवनारंभ कब प्रारंभ होता है, मासिक धर्म की प्रक्रिया कब से शुरू होती है। आप इस पॉइंट को समझें और यहीं पर समझने की कोशिश करें। आपको यहीं समझा दूंगा, कहीं भी आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और रटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लगातार मुझसे जुड़े रहें। चलिए देखते हैं आज का स्त्री में यौवनारंभ तथा मासिक धर्म क्या होता है। स्त्री में यौवनारंभ तथा मासिक धर्म यानी कि पॉवर्टी इन वुमेन्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजु धर्म और जो मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है, जो यह किस प्रकार से आरंभ होती है इसको भी देखते हैं। देखिए, स्त्रियों में यौवनारंभ 11 से 14 वर्ष की आयु में होता है। स्त्रियों में जो यौवनारंभ होता है, जो यौवन का आरंभ होता है, वो कितना होता है, 11 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। यानी कि 11 से 14 वर्ष की आयु में जो स्त्रियां होती हैं उनमें जो यौवनारंभ है वह प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इस समय स्त्रियों में जनन अंगों की संरचना, यानी कि जो 11 से 14 वर्ष की जब कोई भी बालिका हो जाती है तो इस समय स्त्रियों में जनन अंगों की संरचना एवं कार्यों में अनेक परिवर्तन होते हैं। यानी कि जब 11 से 14 वर्ष की कोई भी बालिका हो जाती है तो उसके जनन अंगों की संरचना एवं कार्यों में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं।
यौन आरंभ के बाद स्त्रियों में मादा जनन चक्र, यानी जब यौन आरंभ के बाद स्त्रियों में मादा जो जनन चक्र है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वह प्रारंभ हो जाता है। स्त्रियों में यानी यौन आरंभ के बाद स्त्रियों में मादा जनन चक्र शुरू हो जाता है। इसकी अवधि लगभग 28 दिन होती है। जो क्या होता है, 28 मासिक धर्म की जो अवधि होती है वो 28 दिन के बाद प्रारंभ होती है। इन 28 दिनों के बीच में, यानी कि जो इन 28 दिन जो होते हैं, इनके बीच अंडाशय तथा वह गर्भाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं। यानी कि जब यह प्रक्रिया होती है तो उसमें अंडाशय एवं गर्भाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं। इससे आर्तव चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। यानी इसे क्या बोलते हैं, मासिक चक्र या रजोधर्म या आर्तव चक्र कहते हैं। यानी मासिक चक्र या रजोधर्म का नियमन पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। देखिए, ये मासिक चक्र या रजोधर्म का जो नियमन होता है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे स्रावित जो हार्मोन्स होते हैं उनके द्वारा यह मासिक धर्म या रजोधर्म की प्रक्रिया होती है। यानी गर्भ धारण के बाद रजोधर्म व अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है वह बंद हो जाती है। यानी जब कोई स्त्री या मादा गर्भ को धारण करती है तब अंडोत्सर्ग तथा जो रजोधर्म की जो प्रक्रिया है वह बंद हो जाती है। यानी शिशु का जन्म होने के बाद जब वह माता या कोई मादा जब अपने बच्चे को जन्म देती है, जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद यह प्रक्रिया फिर पुनः, यानी रजोधर्म की और अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है वह फिर पुनः शुरू हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो स्त्रियों में जो जनन तंत्र से संबंधित जो भी रजोधर्म की प्रक्रिया है वो 11 से 14 वर्ष की आयु में आरंभ हो जाती है और यह प्रक्रिया 28 दिन के अंतराल के अंतर्गत चलती रहती है। और जब यह प्रक्रिया चलती है तो उनमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उन 28 दिनों में अंडाशय तथा गर्भाशय में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और इसी को हम मासिक, रजोधर्म या आर्तव चक्र कहते हैं। यानी मासिक या रजोधर्म का जो नियमन होता है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के द्वारा होता है। जब कोई मादा अपने बच्चे को जन्म दे देती है, शिशु को जन्म दे देती है, तो जन्म देने के बाद यह प्रक्रिया फिर पुनः चालू हो जाती है तथा जब गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण के समय जो समय होता है उसके बीच का, उस समय यह प्रक्रिया सारी बंद हो जाती है। यह पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हुआ है। इसके दूसरा वाला जो पॉइंट है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें। अंडोत्सर्ग क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसको भी देखते हैं। देखिए, अंडोत्सर्ग क्या होता है, ओव्यूलेशन क्या होता है, इसको भी देखते हैं। यानी कि अंडोत्सर्ग किस प्रकार से होता है, आइए समझते हैं। और लगातार आप मुझसे जुड़े रहें। वीडियो को लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, प्रत्येक 28 से 30 दिन के बाद किसी एक अंडाशय से एक अंडा परिपक्व होता है। 28 से 30 दिन के बाद, 28 से 30 दिन के बाद किसी एक अंडाशय से एक अंडा परिपक्व होता है। देखिए, अंडाशय मैंने एक इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने स्त्री मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन किया था और मैंने आपको समझाया था जो स्त्री मादा जनन तंत्र है उसके दोनों तरफ एक एक अंडाशय पाया जाता है। यानी एक इधर और एक इधर, चाहे इधर से परिपक्व हो जाए चाहे इधर से परिपक्व हो जाए या दोनों तरफ से परिपक्व हो जाए। यानी कि प्रत्येक अंडाशय से एक अंडा क्या परिपक्व होता है। आपने यदि पिछली वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करके आप पिछली वीडियो को अवश्य देखें, तभी आपको पता चलेगा कि अंडाशय कितने होते हैं। यानी अंडाशय एक इधर और एक संख्या में 2 होते हैं, एक जोड़ी। प्रत्येक अंडाशय से एक अंडा परिपक्व होता है। यह अंडाशय की दीवार को भेद कर देह गुहा में मुक्त होता है। जब अंडा परिपक्व हो जाता है तो अंडाशय की जो दीवार होती है जहां से अंडा बनता है उसको भेद कर देह गुहा में मुक्त हो जाता है। अंडाशय से अंडे के मुक्त होने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाशय से अंडे की मुक्त होने की क्रिया को अंडोत्सर्ग बोलते हैं। अंडाशय से अंडे की मुक्त होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। यह क्रिया 12 से 13 या 14 वर्ष की आयु से आरंभ होकर, यह क्रिया 12 से 13 या 14 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 45 से 50 वर्ष तक चलती है। कितनी चलती है, 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलती रहती है। इस प्रक्रिया के आरंभ होते समय गर्भाशय का जो अंतः स्तर होता है वह गिर जाता है। यानी जब यह प्रक्रिया आरंभ होती है तो गर्भाशय का जो अंतः स्तर होता है वह गिर जाता है और रुधिर के रूप में 3 से 5, रुधिर के रूप में कितने, 3 से 5 दिन तक
योनि मार्ग से बाहर बहता रहता है। यानी कि जब यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में जो गर्भाशय का अंत स्तर होता है वह गिर जाता है और 3 से 5 दिन तक योनि के मार्ग से बाहर बहता रहता है। इस क्रिया को रजोधर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि जो रक्त है वह योनि मार्ग से बाहर बहने की जो क्रिया होती है वह क्रिया क्या कहलाती है? रजोधर्म कहलाती है। कुछ समय बाद गर्भाशय में नया अंत स्तर बन जाता है। यानी कि जब यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, रजोधर्म की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो कुछ दिनों के बाद उसमें अंत स्तर जो होता है वह पुनः बन जाता है, यानी कि नया बन जाता है। रजोधर्म के 12 से 14 दिन, यानी कि रजोधर्म होता है उसके 12 से 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। रजोधर्म जब समाप्त हो जाता है तो उसके 12 से 14 दिन के बाद अंडोत्सर्ग होता है, यानी फिर अंडा एक बनना, फिर एक अंडा बनता है। 16वें दिन तक अंडाशय शुक्राणुओं की प्रतीक्षा करता है। यानी 16वें दिन, यानी 15वें या 16वें दिन तक जो अंडाणु होता है वह एक शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है। यदि शुक्राणु वहां तक नहीं पहुंचता है तो फिर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, प्रतीक्षा करता है तथा निषेचन न होने की दशा में यह नष्ट हो जाता है। जब कोई शुक्राणु निषेचन उस अंडे तक नहीं पहुंचता तो निषेचन नहीं होता है, और जब निषेचन नहीं हुआ तो वह फिर अंत में नष्ट हो जाता है तथा 28वें दिन बाद होने वाले रजोधर्म के साथ बाहर निकल जाता है। जो अंडाशय से जो परिपक्व अंडाणु होता है वह स्त्री के जो अंडाणु होते हैं, अंडाशय होता है उससे बाहर निकलता है परिपक्व होकर, और तथा उसकी जो देहवा होती है उसमें मुक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया 12 से, यानी जब रजोधर्म होता है 12 से 14 दिन या 12 से 13 दिन बाद पुनः फिर अंडाशय होता है, और 16वें दिन वह अंडाशय शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है निषेचन के लिए। यदि शुक्राणु नहीं मिलता तो फिर वह नष्ट हो जाता है, और फिर 28वें दिन वह शरीर से, यानी कि फिर योनि मार्ग से रक्त के रूप में बाहर निकलता रहता है। वही फिर ये जो प्रक्रिया होती है वो 3 से 4 दिन तक चलती रहती है। यानी जो 12 से 14 वर्ष से आरंभ होकर जो अंडाणु को परिपक्व होने की जो प्रक्रिया है वो 12 से 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष तक चलती है, जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। देखिए अंडोत्सर्ग आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। यानी अंडोत्सर्ग कहां से परिपक्व होकर निकलता है? अंडाशय से परिपक्व होकर निकलता है। कब निकलता है? 12 से 14 या 15 वर्ष की आयु से परिपक्व होकर के निकलने लगता है। और मैंने आपको स्त्री जनन तंत्र के जो एक चित्र बना के बताया था, एक अंडाशय इधर होता है और एक अंडाशय इधर होता है। अगर नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो को आप अवश्य देखें। लेकर के चलता हूं आपका अगला पॉइंट है निषेचन। जैसा इसमें बताया, जब शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है अंडाशय तब निषेचन होता है। यदि वहां शुक्राणु नहीं पहुंचा तो निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है, और अंडा फिर वह नष्ट होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है आप लगातार मुझसे जुड़े रहे, मैं समझाता हूँ। फर्टिलाइजेशन क्या है, किस प्रकार से संपन्न होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, उसको भी समझते हैं। देखिए निषेचन मानव में नर व मादा युग्मक शरीर में संयोजन करते हैं, यानी मादा के शरीर में संयोजन करते हैं। मानव में नर व मादा युग्मक मादा के शरीर में संयोजन करते हैं। मानव में नर व मादा युग्मक मादा के शरीर में संयोजन करते हैं। इसे आंतरिक निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन। जब किसी नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं तो यह प्रक्रिया एक आंतरिक निषेचन के अंतर्गत आती है। निषेचन के समय केवल एक शुक्राणु, मान लीजिए यह एक शुक्राणु है और यह एक शुक्राणु है और यह एक अंडाणु है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मादा सिर्फ एक अंडाणु या 2 अंडाणुओं का निषेचन करती है, यानी कि एक अंडाशय इधर होता है, एक अंडाशय इधर होता है, यानी कि या तो इससे निषेचन करेगी या वो फिर इससे करेगी। यानी इससे एक अंडोत्सर्ग होगा या इससे अंडोत्सर्ग होगा या दोनों से भी अंडोत्सर्ग हो सकता है। यानी कि यह मादा जो है वो संख्या में 1 या 2 अंडों का अंडोत्सर्ग करती है, लेकिन जो पुरुष होते हैं, जो नर होते हैं, वो कई हजारों की संख्याओं में, लाखों की संख्याओं में शुक्राणुओं का निष्कासन करते हैं। जो मानव होते हैं, यानी कि निषेचन के समय केवल एक शुक्राणु अंडों में प्रवेश करता है, यानी हजारों की संख्या में, हजारों या लाखों की संख्या में शुक्राणुओं का होता है। यानी शुक्राणु मानव के शरीर से, पुरुष के वीर से उत्पन्न होते हैं तथा
सिर्फ एक ही यानी कि उसमें से एक ही शुक्राणु मादा के अंडाणु में प्रवेश करता है। यानी कि मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न किए गए जो शुक्राणु होते हैं वो लाखों अरबों की संख्या में होते हैं, लेकिन अंडाणु में सिर्फ एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, बाकी सारे वहां तक पहुंचते पहुंचते नष्ट हो जाते हैं। बाकी सारे जितने शुक्राणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मादा के अंडाणु से सिर्फ एक ही शुक्राणु निषेचन करता है, केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तथा शेष शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो मादा जो होती है उसके अंडाशय से जो अंडे उत्पन्न होते हैं वो संख्या में एक हो सकता है या दो हो सकते हैं, और प्रत्येक अंडाणु जो अंडा को उत्पन्न करता है उस अंडा में सिर्फ मनुष्य के द्वारा जो शुक्राणुओं का निषेचन किया जाता है, मनुष्य के द्वारा जो शुक्राणु उत्पन्न किए जाते हैं उन शुक्राणुओं की संख्या हजारों लाखों या अरबों में हो सकती है, लेकिन अंडे से सिर्फ एक ही शुक्राणु प्रवेश करेगा अंडे में, बाकी सारे शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। जैसा मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूं, यानी मानव में नर व मादा युग्मक मादा के शरीर में संयोजन करते हैं, इसे आंतरिक निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के समय केवल एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है, यानी निषेचन के समय जो मादा अंडों का उत्सर्जन करती है उस अंडे में सिर्फ एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, बाकी के सारे शुक्राणु जो पुरुषों के वीर्य से उत्पन्न होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही शुक्राणु मादा के अंडाणु में प्रवेश करता है, मादा के अंडा में प्रवेश करता है। यह जो निषेचन की प्रक्रिया है वो आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया है, यानी कि यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन के अंतर्गत आती है। यह प्रक्रिया जो मादा और नर के मध्य में होती है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। अब अगला जो पॉइंट है वह मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा, आप लगातार मुझसे जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए निषेचन जो दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, देखिए उसको भी देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से समझना, मैं आपको बस यहीं पर समझा दूंगा। जो बाह्य निषेचन होता है, इस प्रकार के निषेचन में नर व मादा अपने अपने युग्मक, यानी कि जो बाह्य निषेचन होता है उस प्रकार के निषेचन में नर व मादा अपने अपने युग्मक जल में एक ही स्थान पर तथा एक साथ स्खलित करते हैं। यानी कि जो बाह्य निषेचन होता है उस निषेचन में नर व मादा अपने अपने जो युग्मक होते हैं वो जल में एक ही स्थान पर तथा साथ साथ स्खलित करते हैं या छोड़ते हैं। यानी नर और मादा जो युग्मक होते हैं, जो नर और मादा होते हैं वो अपने अपने युग्मकों को जल में एक ही स्थान पर तथा एक ही साथ स्खलित करते हैं। निषेचन किस में होता है? जल में होता है। यानी कि जो बाह्य निषेचन होता है वह किस में होता है? जल में होता है। तथा इस प्रकार बना युग्मक संतति कहलाता है। जो युग्मनज होता है, जो जायगोट होता है, वह क्या कहलाता है? संतति कहलाता है, जैसे मछलियों में। यानी कि जो बाह्य निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन सबसे ज्यादा जल ही एक माध्यम होता है, जल के माध्यम से ही बाह्य निषेचन संपन्न होता है। इसमें जो नर और मादा होते हैं वो अपने अपने युग्मक एक ही स्थान पर तथा एक ही साथ स्खलित करते हैं और उस निषेचन को जल में संपन्न करते हैं। जो बाह्य निषेचन होता है वह जल के द्वारा ही संपन्न होता है, जैसे मछलियों में। यानी जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो अत्यधिक बाह्य निषेचन करते हैं। अब देखिए आंतरिक निषेचन क्या होता है? इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको किस प्रकार से, यानी इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो आंतरिक निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन से बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। यानी इसमें अंडाणु का निषेचन मादा की जनन वाहिनियों में, जिसमें जो आंतरिक निषेचन होता है उसमें अंडाणुओं का जो निषेचन होता है वो मादा की जनन वाहिनियों के अंदर होता है। किसमें होता है? मादा की जनन वाहिनियों के अंदर। जो अंडाणु का जो निषेचन होता है वो मादा के जनन वाहिनियों के अंदर होता है। इस प्रकार के निषेचन में शुक्राणुओं को मादा की जनन वाहिनियों में पहुंचाने के लिए विशेष प्रकार के मैथुन अंग पाए जाते हैं। नरों में विशेष प्रकार के मैथुन अंग पाए जाते हैं। इस प्रकार के निषेचन में शुक्राणु को मादा की जनन वाहिनियों में पहुंचाने के लिए नर में विशेष मैथुन अंग पाए जाते हैं। नर में विशेष प्रकार के मैथुन अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा ही वह मादा के जनन वाहिनियों तक शुक्राणुओं को पहुंचाता है। मनुष्य में आंतरिक निषेचन ही होता है। जितने भी प्राणी होते हैं, जितने मनुष्य होते हैं, जितने प्राणी होते हैं, कहने का तात्पर्य जो प्राणी होते हैं ना, उन सभी प्राणियों में आंतरिक निषेचन ही पाया जाता है। उनमें एक विशेष प्रकार के मैथुन अंग होते हैं जिनके द्वारा
मनुष्य अपने शुक्राणुओं को मादा जनन वाहिनियों तक पहुंचाता है, उन अंडाणुओं तक अपने शुक्राणु को पहुंचाता है जिससे आंतरिक निषेचन सफल हो सके। देखिए आंतरिक निषेचन बाहर निषेचन से एक जटिल प्रक्रिया होती है। अब इस प्रकार यानी कि अगला वाला जो पॉइंट है वह है यानी कि जब किसी निषेचन हो जाता है और उस निषेचन में भ्रूण जब बनता है तो उस भ्रूण के लिए पोषण किस प्रकार से पहुंचाते हैं, यानी किस प्रकार उस भ्रूण के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से वह अपना पोषण करता है, इससे संबंधित जो अंतिम पॉइंट है वह मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि मुझे समझ में आए कि आपने वीडियो देखी है और आपके समझ में आया। यह जो आज की जो क्लास है वो कक्षा 10 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले मैंने नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन किया था और उसी से संबंधित ये भी पॉइंट है। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें। देखिए पोषण और भ्रूण प्रवर्धन क्या होता है, आइए उसको भी देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी निषेचन अंड वाहिनियों में होता है। निषेचन किसमें होता है? अंड वाहिनियों में। जब कोई शुक्राणु जब अंडाणु से सम्मिलित हो जाता है तब निषेचन की प्रक्रिया आरंभ होती है और निषेचन अंड वाहिनियों में होता है। कैसे होता है? अंड वाहिनियों में निषेचन होता है। यानी परिपक्व अंडाणु व शुक्राणुओं के संयोजक से बना युग्मनज, यानी परिपक्व अंडाणु और शुक्राणुओं के संयोजन से बना जो युग्मनज होता है, जो जायगोट होता है, वो 2 से 3 दिन में गर्भाशय में पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है? गर्भाशय में। अब गर्भाशय क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में चित्र के माध्यम से समझाया था। यानी कि जो अंडाशय जो अंडाशय होता है वह जो दोनों तरफ पाया जाता है, उसमें जो अंडाशय और जो दोनों तरफ अंडाशय से मिलकर एक गर्भाशय का निर्माण करते हैं, उस गर्भाशय में पहुंच जाता है जहां यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। जहां पर यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, इस क्रिया को पोषण कहते हैं। यानी कि जो शुक्राणु होता है वह अंडाणु के साथ संयोजक करके गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब पोषण अगला और क्या है उसके बारे में समझे। अब युग्मनज में विदलन होता है। जो युग्मनज होता है उसमें विदलन होता है, यानी कि वह फिर बदलने लगता है। यह मादा के गर्भाशय में आवल या प्लेसेंटा द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। किससे? आवल या प्लेसेंटा के द्वारा जो युग्मनज होता है वह विदलन करता है और यह मादा के गर्भाशय में आवल या प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। आवल द्वारा भ्रूण का पोषण होता है। जो आवल के द्वारा भ्रूण का पोषण होता है। पोषण से शिशु के जन्म की जो अवधि होती है, यानी पोषण से शिशु के जन्म की जो अवधि होती है उसको ही हम गर्भावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भावस्था। यानी पोषण से शिशु के जन्म की अवधि को गर्भावस्था कहा जाता है या गर्भावस्था कहलाती है। देखिए मनुष्य में यह 280 दिन का होता है, यानी गर्भधारण जो होता है, जो अवधि होती है उसकी, वो मनुष्य में 280 दिन की होती है, चूहे में 20 दिन की होती है तथा हाथी में 640 दिन की होती है। यानी कि आज मैंने आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान विषय के संबंधित जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने सचित्र वर्णन किया था, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाए थे। यदि आप वीडियो को पसंद करें तो लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको बहुत ही अच्छी आज आपको अच्छी तरह समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको यही कहीं समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे लगातार जुड़े रहे। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।